अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि 6:30 बजे सभी दुकानों को कनॉट प्लेस की बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हम वहां पर एक बड़ा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हैं। मुझे फिक्र हो रही है ये सब बातें सुनकर। ये अनफॉर्चुनेटली सरकार ने 2 दिन में अपना रुख दिखा दिया है, तो ये सब जरूर दिखाता है कि सरकार एक बहुत ही सख्त कदम उठाने जा रही है, जो कि एक पास लेकिन ये जो एनएसए को एक्सटेंड किया गया है, जिसको आपने कहा उसकी सत्ता को आगे बढ़ाया गया है, इसको आप कितना कानूनी है ये? और ये तो बहुत जिंदगियां बर्बाद कर देगा उन लोगों की जो आज के क्रांतिकारी हैं। वो तो बहुत दिन तक भुगतेंगे फिर इस बात। देखिए, ये बच्चे तो अपने सर पर कफन पहनकर बैठे हुए, वो कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट डिटेंशन से डरने वाले हैं नहीं। कि आज के दिन आपकी जुडिशरी क्या सक्षम है, क्या तैयार है इनको न्याय देने के लिए? ये एक सबसे बड़ा आज देश के सामने पहलू ये है। जस्टिस सूर्यकांत इन्हीं के एक शब्द से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं, पैरासाइट्स हैं, उनसे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और ये आंदोलन अब सड़कों पर है। अब यही जस्टिस सूर्यकांत ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इन वीडियो को देखने का वक्त नहीं है, डोंट वेस्ट माय टाइम। ये जो कल उन्होंने बोला कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये तो बहुत ताजुबी की बात है। शायद अब कुछ और सोचेंगे और जरूर अपने आप को करेक्ट करेंगे और जरूर आई थिंक लोगों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर आप कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है, जिसके 4 दिन पूरे हो गए हैं, उस पर लगातार कवरेज देख रहे हैं और बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई ये हैं कि पूरे जो सेंट्रल दिल्ली, जिसको माना जाता है पॉलिटिकल दिल्ली, यानी जहां पर पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होता है, जहां देश की संसद है, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, उस पूरे इलाके में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, मोबाइल डेटा को बाकायदा रॉयटर्स की खबर इस बात को प्रूफ करती है कि उनके सोर्सेज ने बताया है कि मोबाइल कंपनियों ने पूरे तरीके से बैन कर दिया है। कुछ लोगों की फोन कॉल्स तक नहीं जा रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। जो रिपोर्टर्स अभी वहां पर मौजूद है, मैं अभी कुछ ही घंटे पहले वहां से आई हूं, तब तक तो फोन कॉल्स चल रहे थे, इंटरनेट वहां 4 दिन से नहीं है। तो अब वहां पर इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा और भी खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं। वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसका एक्सटेंशन किया गया है, जिसके तहत किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है 1 साल के लिए। तो ये जो बात सामने आई है, खास तौर से डिटेन किया जा सकता है 1 साल के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत संधू, इन्होंने एक्सटेंड किया है दिल्ली पुलिस की पावर को कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को, इसमें ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसके तहत अक्टूबर 18 तक, आप ये सोचिए अभी से जुलाई 15 से बताया जा रहा है कि इसको अमल में लाया गया है और इसको अक्टूबर तक ले जाया जा सकेगा। कितना ये लीगल है, ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण खबरें जो आ रही हैं वो ये कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है सब सुनने का, हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है। जब उनके साथ, उनके सामने मौजूद थे जो वकील थे, जो उन छात्रों की अगुवाई कर रहे थे जिनके खिलाफ मारपीट हुई है पुलिस के जरिए, पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल किया गया है, टीयर गैस, लाठियां बरसाई गई, एक छात्रा तो बाकायदा आईसीयू में है। तो इस सब के दौरान ये जो एक वीडियो मैं चाहती हूँ आप उसको जरूर देखें। इससे पहले कि अपने खास मेहमान दुष्यंत दवे जी से आपको मिलवाऊं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, बहुत जाने माने कानून के विशेषज्ञ हैं भारत में, और खासकर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके कोई बयान को कोई किस तरह से देखता है। दिल से बोलने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं समझती हूँ दुष्यंत दवे जी को। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी आपका। मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक इस वक्त जरा एक छोटी सी क्लिप ये सुन लें, जिसमें जो वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण है, उन्होंने किस तरह से दिल्ली पुलिस के ऊपर जिस तरह से बयान रखा है अपना। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, लाठियों में कीलें लगी हुई थी, बच्चे इसकी वजह से घायल हुए हैं, पुलिस वाले सिविल कपड़ों में थे और वर्दी वालों ने भी नेम प्लेट्स अपनी हटा दी थी। बाकायदा ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन बातों को रखा गया है। उनके पास करंट मारने वाली इलेक्ट्रिक लाठियां थी। इतना एडवांस हो गया हमारा देश, टेक्नोलॉजी आप देखिए। उसके बाद प्रदर्शन में आरएएफ और पुलिस को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, उन्होंने ये कहा। और इसके अलावा एक शांत खड़ी हुई छात्रा को किस तरह से एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने थप्पड़ मारा, उस सब का भी जिक्र किया गया। आपने एक बहुत बेहतरीन ये आर्टिकल द वायर में लिखा है दुष्यंत जी, और इसको पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि किस तरह से आपने कानून के सबसे बड़े जानकारों को, जिनका काम है संविधान की रक्षा करना, उनको आप कानून बता रहे हैं, संविधान बता रहे हैं। क्यों लिखा आपने ये आर्टिकल?
देखिए, पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपके दर्शकों को, और आप तो जानते ही हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर सा एक मसला है, और इसके पीछे बहुत सारे और गंभीर मसले हैं देश के सामने। एक तो बेरोजगारी, दूसरा हमारी जो शिक्षण प्रणालिका है उसमें बहुत सारी क्षतियां हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त एक तरह का चैलेंज फेस करना पड़ता है अपने एजुकेशन में, और बड़ी मुश्किल से वो एजुकेशन पार करके जब बाहर उभर आते हैं बाजार में नौकरी के लिए, तो नौकरियां हैं नहीं। और ये सब को लेकर उसके बाद जब ये सरकार जब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, बड़ी बड़ी नीट जैसी, उसमें धांधलीबाजी बार बार हो रही है, पहले भी होती थी और अब ये ज़्यादा बढ़ गई है। तो उससे बच्चों का हौसला एक तरह से चला जाता है। बच्चों को एक तरह की बहुत ही मायूसियाँ महसूस होती है। बच्चों को लगता है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। ऐसे माहौल में जब पूरे देश के करोड़ों, आज के दिन कोई करोड़ों बच्चे हैं जो ये फेस कर रहे हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंडिया का बिलो 30 साल की उम्र के नीचे वाला पॉपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये जो बच्चे हैं उनको जो अपने भविष्य के बारे में चिंता है, उन सब चिंताओं को हमारी जिम्मेवारी बनती है, आपकी, मेरी, सरकार की, सिविल सोसाइटी की, सबकी, कि उन चिंताओं को हम सही तरह से एड्रेस करें। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि उन चिंताओं को एड्रेस करने की जगह, उनको सही मार्गदर्शन देने की जगह, उनको हौसला देने की जगह, उनको आश्वासन देने की जगह, हम उनके ऊपर ऐसे लाठियां बरसा रहे हैं, जो कि एक हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन ऐसा बर्ताव करना सरकार के लिए सुशोभित नहीं है। आफ्टर ऑल सरकार भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है और सरकार भी डेमोक्रेसी में मानती है, एटलीस्ट दिखावा करती है। तो ऐसे समय में सरकार को जो आज 2 दिन में, पिछले 48 घंटे में जो हुआ, वो सरकार के लिए और देश के लिए एक बहुत ही बुरी छवि उभर आती है, जो कि अच्छा नहीं है। सो ये एक सबसे पहली बात है कि एक डायलॉग, एक डिबेट चलनी चाहिए देश में कि भाई हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आज मैं हूं, 71 साल हो गए मुझे, मेरी जिंदगी हो गई, अब मैंने जो करना था कर लिया। हमें सोचना है कि हमारे बच्चे को हम कैसे, इन सब करोड़ों बच्चे को कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जरूर मानता हूं कि पूरे देश का, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स का, जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, वकील हैं, जर्नलिस्ट है, मीडिया है, सबका एक दायित्व बनता है कि एक सही डिबेट चालू करे, बच्चों को सही मार्गदर्शन दे। जी हाँ, दुष्यंत जी, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं आपके आर्टिकल के बारे में, जिसमें आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया है कि आखिर जो जेनजी है हमारा, ये जो युवा वर्ग है, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। साथ साथ आपने ये भी जिक्र किया है कि सीजीआई ने जो ये कहा है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो देखने में, हमारे पास वक्त नहीं है। इस सब पे भी आपने उनको कानून की याद दिलाई। लेकिन इससे पहले जो खबर आ रही है, और ये अपुष्ट खबर नहीं है, पुष्ट खबर है ये, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन्स के जो कनेक्शंस हैं, न सिर्फ कि इंटरनेट, बल्कि कई जगह से खबर ये आ रही है कि नॉर्मल कॉल्स भी नहीं लग रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि 6:30 बजे सभी दुकानों को कनॉट प्लेस की बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हम वहां पर एक बड़ा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हैं। मुझे फिक्र हो रही है ये सब बातें सुनकर। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली सरकार ने 2 दिन में अपना रुख दिखा दिया है, और मैं ताज्जुब नहीं हूँ सर इस स्टेप से, क्योंकि सरकार ने आज पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दिए हैं जंतर मंतर की तरफ। और जैसे आप बोल रहे हैं, पूरे दिन में न्यूज़ आ गया था कि दुकानें और रेस्टोरेंट सब कनॉट प्लेस में बंद कर दी गई है। और जैसे आपने बताया आगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आदेश जारी करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की सत्ता को यूज करने, एक्सरसाइज करने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को परमिशन दे दी है। तो ये सब जरूर दिखाता है कि सरकार एक बहुत ही सख्त कदम उठाने जा रही है, जो कि एक मेरे समझ से गलत और बचपना एक्शन होगा सरकार पर। ये सरकार इसी तरह से लोगों का मनोबल तोड़ने करती है। हमने देखा था जब सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो सरकार ने इसी तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कुछ अनशन शब्द बोल के राइट्स को जनरेट करवाया था, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट को उन्होंने तितर बितर कर दिया था। तो सरकार इस बार भी वही सोच रही है, पर सरकार गलत सोच रही है, क्योंकि इस बार पूरी सिविल सोसाइटी का सपोर्ट है,
पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का इनको सपोर्ट है। थोड़ा थोड़ा मीडिया भी अभी सपोर्ट कर रहा है पिछले 12 घंटे से। इंटरनेशनल मीडिया भी तो बहुत कवरेज कर रहा है। बहुत देश के लोग भी वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। इन सब माहौल में सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री हर रविवार को दिन चर्चा मन की बात करते रहते हैं। तो क्यों ना बच्चों के सामने बैठकर जंतर मंतर में बात कर ले और बोले कि नहीं, जो भी आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। आज देखिए, इस देश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है गवर्नेंस में। आज गवर्नेंस में देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आज ये सर बीजेपी सरकार के लिए नहीं है, सभी सरकारों में। आज कांग्रेस सरकारों में भी ऐसी गलतियां हुई और किसी को सामने एक्शन नहीं लिया गया। आप सब देखिए, सबसे बड़ा जो बंबई में हादसा हुआ टेररिस्ट अटैक, वो इतनी शॉडी उनका सरकार का हैंडलिंग था, फिर भी होम मिनिस्टर या उस जमाने के पुलिस के अधिकारी या इंटेलिजेंस के अधिकारियों के सामने नहीं एक्शन हुआ। इसी तरह से अभी जब पहलगाम हुआ तो सरकार ने किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया कि भाई डीजीपी साहब आप क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ आप क्या कर रहे थे, आर्मी कमांडर साहब आप क्या कर रहे थे। लोग हमारे मरे जा रहे हैं सिटीजन्स, पर सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा ही नीट में हुआ है कि भाई आप छोटे मोटे लोगों को आप निकाल के देश को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सब जानते हैं कि सत्ता कहां पर है। सत्ता सब रायसीना हिल्स में, छोटे से छोटी चीज में। आज छोटे से छोटे राज्य में जहां बीजेपी सरकार है, कोई डिसीजन नहीं लेता है जब तक परमिशन पीएमओ से नहीं आती है। एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो ऐसे हालात में अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे सामने जबरदस्त एग्जाम्पल है शास्त्री जी के। यहाँ तक माधवराव सिंधिया जी ने भी रिजाइन किया था जब प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये सब तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश की जाए, और उसके लिए प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो ऐसा एक सिस्टम एस्टैब्लिश करे कि जहां सरकार में जो जो गलतियां होती है। आज देखिए, आज प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बड़ा उद्योगपति हो और उसकी बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाए, तो क्या वो अपने मैनेजर के सामने एक्शन नहीं लेगा? बड़े से बड़े मैनेजर को निकाल देगा। तो आज और आप देखिए, आज मैं तो सरकार कोई प्राइवेट फैक्ट्री में आग लग गई, मैंने बार बार देखा है कि जिसमें मालिक का कोई रोल नहीं होता है, मालिक को अरेस्ट कर लेते हैं, भले ही मालिक 500 किलोमीटर दूर बैठता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है। तो अगर आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, उनके सामने एक्शन ले सकते हो, सेइंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ योर पीपल, देन व्हाई नॉट द एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाई नॉट द एजुकेशन सेक्रेटरी? सो इसीलिए सरकार को ये सब सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। सरकार को एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करनी चाहिए इन बच्चों के लिए, और उनसे बैठ आप ये कह रहे हैं कि एक संधि होनी चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन सुलह में तो ये सरकार विश्वास नहीं रखती। राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये वो सरकार नहीं है, हमारे इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे तो नहीं होते, लेकिन क्रैकडाउन होता है, इतना ब्रूटल क्रैकडाउन होता है। किस तरह से हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को हमारी आंखों के सामने, मैं तो खुद थी वहां दुष्यंत जी, जब ये सब लठ बरसाए जा रहे थे, उनके ऊपर टियर गैस के जो गोले छोड़े जा रहे थे, और मुझे खुद वहां पर छात्रों ने कहा कि हमारे ऊपर करंट लगाया जा रहा है। और मुझे लगा कि शायद उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, करंट क्यों लगाएगी दिल्ली पुलिस को क्यों करंट लगाने की बात है? लेकिन सोचिए, आपके एक शार्प नेल्स डंडों में लगाकर और बाकायदा डंडों से उनको मारा गया। और इलेक्ट्रिक डंडे, हम इतने एडवांस हो गए, हमारे पास इलेक्ट्रिक डंडे हैं। किसके लिए? बाहर के लोगों के लिए नहीं, ये डंडे अपने छात्रों पे बरसाने के लिए इलेक्ट्रिक डंडे हैं हमारे पास। लेकिन ये जो एनएसए को एक्सटेंड किया गया है, जिसको आपने कहा उसकी सत्ता को आगे बढ़ाया गया है, इसको आप कितना कानूनी है ये? और ये तो बहुत जिंदगियां बर्बाद कर देगा उन लोगों की जो आज के क्रांतिकारी हैं, वो तो बहुत दिन तक भुगतेंगे फिर इस बात को। देखिए, ये बच्चे तो अपने सर पर कफन पहनकर बैठे वहां, वो कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट डिटेंशन से डरने वाले हैं नहीं। सरकार बहुत अपने आप गलत समझ रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। पर मेरे ख्याल से इनके सामने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन्वोक करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज इलीगल। प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन आपकी जुडिशरी क्या सक्षम है, क्या तैयार है इनको न्याय देने के लिए? ये एक सबसे बड़ा आज देश के सामने पहलू ये है कि जब तक आपकी जुडिशरी स्ट्रांग ना हो, जब तक जुडिशरी ये सब जो देख रही है, ऐसे नहीं है कि आज अपनी विद देयर आईज वाइड ओपन, वाइड शट, दे आर लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, द जजेस। और फिर भी जजेस आप जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब ये आर्ग्यूमेंट हुए कल, और दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस इशू करता है सरकार को, और 4 हफ्ते के बाद वो नोटिस को रिटर्नेबल करता है।
दिल्ली हाईकोर्ट का जिम्मेवारी थी कि उस नोटिस को 24 घंटे में वापस बुलाए और बोले कि 24 घंटे में हमारे सामने आप हलफनामा दाखिल करिए और बताइए क्या हो रहा है, क्यों किया आपने, किसकी अथॉरिटी से किया। तो ये ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए। मैंने देखा है ऐसी जुडिशरी। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यंग वकील था, सरकार को डिफेंड कर रहा था गुजरात हाईकोर्ट में 1980 में, और कुछ राइट्स हो गए और पुलिस ने एक मैदान, क्रिकेट का मैदान जो बच्चे खेलते थे, वो कब्जा कर लिया, वहां टेंट लगा दिया। बच्चों ने एक उठा के चिट्ठी लिख दी गुजरात हाईकोर्ट को। चीफ जस्टिस पीडी देसाई उन जमाने में एक जबरदस्त जज थे, जो बाद में हिमाचल, कलकत्ता और मुंबई के चीफ जस्टिस बने। जबरदस्त, आई मीन, मैं, मेरे लिए गुरु है और मैं मानता हूं कि ऐसे जज कभी हिंदुस्तान में बना नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला ये आप इसको 1 घंटे में हटा दीजिए। मैंने कमिश्नर को फोन किया, सिंह साहब कमिश्नर थे, वो तुरंत समझ गए। मुझे बोला दुष्यंत जी, अगर चीफ जस्टिस पीडी देसाई की ये रिक्वेस्ट है तो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर हम नहीं करें तो वो कंटेम करेंगे कल सुबह। उन्होंने उठा लिया। तो ऐसा जजिस का रोल होना चाहिए कि आज लोगों के लिए देयर हार्ट शुड ब्लीड, कि आज लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कुचल दिया जा रहा है। तो आज ये जजिस अंग्रेज जजिस तो है नहीं कि जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए उनको कोई सिंपैथी नहीं थी। ये जजिस तो हमारे जजिस हैं, हम में से हैं, हम देशवासी हैं, आप भी देशवासी हैं। तो अगर आपके लिए दिल में, हमारे लिए एक तरह की एक तरह का प्रेम, एक तरह की आदर, एक तरह की चिंता ना हो, तो फिर आप जज बनने के लिए लायक नहीं है। और आफ्टर ऑल आपने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लिया है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा विदाउट फियर एंड फेवर। तो आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? तो एक बड़ा पेचीदा मामला है आज के दिन। और सरकार ये जानती है कि हम कितने भी गलत कदम उठाएंगे, जुडिशरी ये अप्रूव करेगी। तो दैट इज द बिगेस्ट। जी हाँ, आप ये कह रहे हैं कि लोग, सरकार में ये विश्वास है कि जुडिशरी उसको अप्रूव कर देगी। ये बड़ा ही एक तरह से जो कमिटेड जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट इमरजेंसी के दिनों में आया था, ऐसा लगता है कि उसी की याद दिला रहा है। यहाँ जिक्र हो रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में, जिनके बारे में आपने ये आर्टिकल में भी एक तफसील से आपने लिखा है। आप ये देखिए कि इन्हीं के एक शब्द से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं, पैरासाइट्स हैं, उनसे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और ये आंदोलन अब सड़कों पर है। इससे लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में छात्र जुड़ गए हैं। और इसके बाद अब यही जस्टिस सूर्यकांत ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इन वीडियो को देखने का वक्त नहीं है, डोंट वेस्ट माय टाइम। उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जिस पर पुलिस ने बर्बरता दर्शाई है, जिनके ऊपर पूरी दुनिया हैरान परेशान है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही, मैं और आप बैठकर यहाँ वायर के प्लेटफॉर्म पर हम इनकी आलोचना तो कर सकते हैं, वो भी बड़ा हमें छुप के और बहुत ही ढक के आलोचना करनी पड़ेगी, क्योंकि मिलॉर्ड नाराज ना हो जाए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जजों को कौन अकाउंटेबल ठहराएगा? नहीं, आपकी बात सही है। चीफ जस्टिस साहब ने ये जो इनसेंसिटिव स्टेटमेंट किया था वो बहुत गलत था। उसके बाद उन्होंने और गलती कर दी, उन्होंने बोला मैं ये बोला ही नहीं था। He should have actually apologized to the youth, to generation Z, and said कि भाई मेरी गलती हो गई, ये शब्द मेरे से गलत हो गए। वो बोले ही नहीं। और ये जो कल उन्होंने बोला कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये तो बहुत ताजुबी की बात है। आज आप देखिए कि एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर था जुडिशरी के लिए जिसमें करप्शन के बारे में जिक्र किया गया था, तो आपने उसको सुओ मोटो लेकर इतना तूफान मचा दिया, पूरी सरकार को हिला दी कि इन सबको डिसमिस करो, ये विड्रॉ करो, फलाना करो, ढिकना करो। भाई पिछले कितने 6 से 7 चीफ जस्टिस पब्लिकली बोले हैं, और many judges have said in the country that there is corruption in judiciary. Can anybody deny that there is corruption in judiciary? Not every judge is corrupt. Many judges are honest. Overwhelming judges may be honest, but there are many judges who are corrupt. And so you should have said sorry to the country. Now, instead of saying sorry, and so you are willing to interfere. मैंने देखे हैं बार बार कि ये जो इनका exercise of power है, actually under the constitution, Supreme Court is bound to interfere. आर्टिकल 32 में लिखा है कि जब सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को कुचल दिया जाता है तो सिटीजन का हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करे, और सुप्रीम कोर्ट, वो तो गारंटीड फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट को मूव करना गारंटीड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32, और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो उसमें इंटरफियर करे और रिलीफ दे। और मैंने देखा है कि जब ये मामला आया कि जजिस पर पुलिस ने कोई एट्रोसिटी की, जजिस के साथ और वकीलों के साथ मिसबिहेवियर किया, तब सुप्रीम कोर्ट तुरंत खड़ा हो जाता है।
ये हुआ नडियाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में, जिनको पुलिस ने पुलिस स्टेशन ले जाकर शराब पिलाकर पिटा था। तुरंत सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया और बड़ा सा जजमेंट दिया, बड़ा भाषण दिया, गाइडलाइंस इशू की, उनको सस्पेंड किया, इंक्वायरी ऑर्डर की। ऐसा ही हुआ एक बार इलाहाबाद में, पुलिस ने बहुत ही जबरदस्त वो कर दिया, व्यवहार, दुर्व्यवहार जजिस के साथ और वकीलों के साथ, और कानून व्यवस्था खराब हो गई। चीफ जस्टिस वेंकट चलाया को जैसे इन्फॉर्मेशन दी चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने, तो कोर्ट में बैठे बैठे उन्होंने सरकार को बोला कि आप तुरंत पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए और इसको कंट्रोल लाइए, और फिर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। तो अपने पर जब आता है तब उनको लगता है नहीं नहीं, अब आर्टिकल 32 का प्रयोग जरूर होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स हमारे जजिस के वायलेट हो गए। अरे जजिस और हम हैं, तो आप जजिस हैं, तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? और ये इतनी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है। आज बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में गए जहां नहीं जाना चाहिए, और उनको रिलीफ मिली है। मैं नाम नहीं दूंगा, पर ऐसे दर्जनों केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरफियर्ड इन 32 जो नहीं करना चाहिए, और उनको रिलीफ दे दिए। तो आज अगर आप ऐसे केस में, और आज ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा, वकील साहब सब गए और बोले कि मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का बंद हो गया है, तुरंत उन्होंने बोला क्यों बंद हो गया है, और वो ये इसको करिए। तो अगर आप मेट्रो स्टेशन के लिए बोलते हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट है ऑफ लॉयर्स टू ट्रैवल बाय मेट्रो, then what about the right to life of these kids, right to liberty of these kids? वो तो आर्टिकल 21 के अंदर गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा लगता है कि हम सबको ये चुटकुले में जरूर मानता हूं कि चीफ जस्टिस साहब शायद अब कुछ और सोचेंगे, और जरूर अपने आप को करेक्ट करेंगे, और जरूर आई थिंक लोगों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा तो ये देश के लिए इमरजेंसी के बाद जो एडीएन जबलपुर का जो जजमेंट था, जिसमें सभी जजेस फेल हुए एक्सेप्ट जस्टिस एचआर खन्ना, चंद्रचूड़ सीनियर, जस्टिस पीएन भगवती जो कि बड़े बड़े जजेस माने जाते थे और लोगों के राइट्स को डिफेंड करने वाले जजेस थे, उन्होंने भी हमें फेल किया इमरजेंसी में। तो मैं ताजुब नहीं हूँगा अगर हम इस बार भी सुप्रीम कोर्ट हमें फेल करे, बट मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बार अपने आप को बदले और लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़े। और इसके अलावा दुष्यंत जी, सबसे ज्यादा बात मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ, इस जनजी का आप मिजाज देखिए, वो तो किसी की प्रभु सत्ता को मान ही नहीं रहा है। वो पुलिस को पुलिस नहीं मानता, पुलिस से नहीं डरता, प्रधानमंत्री से नहीं डरता, सरकार से नहीं डरता। जैसे आपने कहा कि सर पे कफन बांध कर ये जनरेशन आई है। आपकी जनरेशन मुझसे कुछ साल बड़ी है, मेरी जनरेशन भी वैसी नहीं है। ये लोग हैं 20 साल से कम और उससे जरा सा आगे, ये जेनजी जो कहलाया जाता है, ये बहुत, मैं कहूंगी अपने आप में ऐसी जनरेशन है जिसको ये शब्द ही नहीं पता कि डर क्या होता है या प्रभु सत्ता क्या होती है। ये जजों के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, ये प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, ये इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, ये अपने अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा सचेत हैं। मुझे कभी कभी थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है इन लोगों से कि इनको इस तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये एक बेखौफ जिंदगी जीते हैं, आजाद जिंदगी जीते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट में गए होंगे, आपको पता है जिस तरह के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, हैरान कर देने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये जेनजी जो पूरे तरीके से बेधड़क है, इधर हमारी सरकार और हमारी अदालतें जो सुनने को तैयार नहीं है, तो ये बहुत ही एक काला सफेद का जो एक कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने है। ऐसे में जो सवाल आपने पूछा है आर्टिकल में, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हु विल सेव आवर जेनजी? देखिए, एक चीज मैं जनरेशन जी को भी बोलता हूँ, सभी जो क्रांतिकारी यहाँ बैठे हैं और स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी बोलता हूँ कि आप किसी के लिए अपशब्द नहीं यूज करें। आप देखिए, ये हिंदुस्तान गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान है, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है। यहाँ पर ये गाली गलौच नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। सभी से आप जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पर आप मानपूर्वक क्रिटिसाइज करिए। प्रधानमंत्री के लिए या चीफ जस्टिस साहब के लिए और किसी के लिए आपको कुछ, पुलिस के लिए भी कुछ बोलना है, मानपूर्वक बोलिए। आपका हक है बोलने का, पर आपको एक लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए जिसमें आप किसी के लिए भी अपशब्द बोले और कुछ भी मन में आए बोल जाइए। नहीं, वो जरूर गलत है, और मैं उसके साथ थोड़ा भी एग्री नहीं करता हूँ। मैं उनको इनफैक्ट कॉशन करता हूँ कि आप ये मत करिए, नहीं तो आपके लिए जो लोगों में हमदर्दी है वो हमदर्दी चली जाएगी। वो कहने के बाद मैं एक जरूर कहूंगा कि आज एक तरह का जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है इन बच्चों में, क्योंकि उनको भविष्य बहुत काला दिख रहा है। देखिए, आप मुझे भी पूछे, आज नहीं,
मैं 2016 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक लेक्चर देने गया था ऑन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई, किसी ने, प्रोफेसर ने मुझे पूछा कि आप, हिंदुस्तान का भविष्य क्या है, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद, क्योंकि वो काफी कठोर लेक्चर था। मैंने बोला हिंदुस्तान का भविष्य, आई सेड, मैं प्राउड परमानेंट पेसिमिस्ट हूं, प्राउड परमानेंट पेसिमिस्ट। मैं हिंदुस्तान का कोई फ्यूचर नहीं देखता हूं, और मुझे बहुत ही डर है इन फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि हम, जो कि हमारी जनरेशन, जिनको कुछ करना चाहिए था देश के लिए, अगले जनरेशन के लिए, वी हैव फेल्ड देम। हमने इनको कंप्लीटली फेल कर दिया है। हम ऐसा एक देश उनके लिए छोड़ जा रहे हैं जहां रहने लायक नहीं होगा। आज घर घर में लोग के लिए रहने के लिए सेफ्टी नहीं होगी, कोई नौकरियां नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये सब जो बातें कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, देखिए, देश अडानी और अंबानी से नहीं बनता है। आज आपको करोड़ों अंबानी और अडानी बनाने हैं देश में। 145 करोड़ की बस्ती है, और उसमें कम से कम 15-20 करोड़ बच्चे अभी अनएम्प्लॉयड है, और उसके बाद ये करोड़ों बच्चे पढ़ के अगले 2-4 साल में बाजार में आ जाएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए, व्यापार करने के लिए। आज आपका स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो गया है, मीडियम इंडस्ट्री खत्म हो गया है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया है, टूरिज्म जीरो है। आज स्पेन वगैरह में 100 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ 10 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं। लास्ट ईयर 8 मिलियन आए थे। हमारा, देखिए, खाली मीडिया अनफॉर्चुनेटली दिखा रहा है कि प्रोग्रेस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व है कि वो देश को एक एक उत्साह में रखते हैं, एक सेलिब्रेटरी मोड में रखते हैं। या तो रिलीजियस सेलिब्रेशंस रहते हैं, या ये डेवलपमेंट के सेलिब्रेशंस रहेंगे। आज एक रॉकेट ऊपर गया, आज एक ट्रेन इधर खुली, आज एक रोड उधर खुला, आज एक नई फैक्ट्री बिठाई, पर उससे नौकरियां नहीं मिल रही है। उससे इन बच्चों को पता है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जो ये परीक्षाएं हैं सरकारी, फॉर एग्जांपल नौकरियों की, हर एक में धांधलीबाजी। मैंने अपनी वकालत लास्ट ईयर छोड़ दी, बट मेरी अपनी वकालत में पिछले 20 साल में कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में देखा है कि सरकारी नौकरियों, इंक्लूडिंग जुडिशियल नौकरियों में बहुत बुरी तरह से धांधलीबाजी हो रही है। और ये धांधलीबाजी रोकने की हम में क्षमता ही नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज पार्टी टू इट। और ये जो बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका कोई सहारा नहीं है। देखिए, हम लोग सब तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारा एक थोड़ा बेस रहता है, और अमीर लोगों की बात तो अलग है, पावरफुल लोगों की बात अलग है। ये बच्चे आते हैं बहुत आम लोगों के फैमिलीज से। अब उनके लिए अगर नीट में फेल हो जाए क्योंकि उधर कोई धांधलीबाजी हुई है, हालांकि वो बच्चा 99% लाता है अदरवाइज 12वीं कक्षा में, तो वो क्या बच्चा करेगा? सुसाइड करेगा। बहुत बच्चों ने सुसाइड कर दिया। तो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन इज वेल जस्टिफाइड, पर उस फ्रस्ट्रेशन को बच्चे बुरी तरह से इस्तेमाल ना करें, ऐसी मैं उनसे एडवाइस देता हूं, उनसे बोलता हूं। मैं तो उम्र का बड़ा हूं कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप अपने हक पर डटे रहिए। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि छात्र भी आपकी बात सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जजेस भी आपकी बात सुन रहे हैं, उम्मीद है कि मोदी सरकार भी आपकी बात सुन रही है। जिस तरह से आपने खूबसूरती से अपनी इस बात को रखा है इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, कि किस तरह से उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और सीधे तौर पर मैं आपकी इस बात को दोहराना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को एक्सटेंड करके और 1 साल के डिटेंशन का जो ऑर्डर पास किया गया है अक्टूबर तक, आप ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात को मैं दर्ज कराना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका जब उपयोग होगा और बच्चों को डिटेन किया जाएगा, दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पावर गवर्नर कमिश्नर साहब को दे सकते हैं, उसमें कुछ, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। उसका जब इस्तेमाल होगा तो देयर इज नो बेसिस दिस किड्स अंडर द एनएसए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।